हेलो फ्रेंड्स, हम आदर्श। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत के किसी राज्य से 32,000 लड़कियों का गायब हो जाना क्या कोई आम बात है? आखिर इसके पीछे कौन है? क्या वो हमारे और आपके बीच ही घूम रहे हैं? और ये ग्रूमिंग गैंग क्या होता है? आखिर ये कौन सा गैंग है जो कि इतना तहलका मचा के रखा है? इस मैसिव कंट्रोवर्सी के पीछे का सीक्रेट्स तो फिल्म मेकर रिवील करते ही है, पर गवर्नमेंट इस ट्रूथ को क्यों छुपा रही है? आखिर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट हुई? आइए जानने की कोशिश करते हैं। कंट्रोवर्शियल केरला स्टोरी इज आउट। केरला स्टोरी उसके साथ हुआ, उसे भुलाने की कोशिश करते हैं। फिल्म द केरल स्टोरी का विरोध जारी है विवादों के बीच। लीलू की मां तो कैमरे पर आई, लेकिन लीलू कैमरे पर नहीं आई। The West Bengal government has decided to ban the movie The Kerala Story. हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। खन्ना ने केरला के 2 तक को गिरा दिया है। Come back or not, please come back. केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। The Kerala story ends the song with a Allah always protect us. Only Allah protect. हिस्ट्री ऑफ द केरला स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1992 से, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। फिर इसके 2 साल बाद यानी कि 1994 में एनडीएफ नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट नाम की एक पार्टी केरला में बनाई जाती है। और ठीक इसके 12 साल बाद केरला में एनडीएफ पार्टी की नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है। और फिर भारत के कई राज्यों में डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट और स्टूडेंट्स के कई ऐसे विंग्स बनाए जाते हैं और कई सारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई थी, जैसे कि थरबेतुल इस्लाम सभा और सत्य सारणी ट्रस्ट। ऐसी अभी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है जो कि केरला स्टेट में नॉन मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिम में कन्वर्ट कराया जाता है और इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है ताकि वो इस्लाम धर्म कबूल कर ले। मई 2006 में केरला में एक इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है जिसमें कि सीपीआई पार्टी के सीएम बनते हैं वीएस अच्युतानंदन। इनको एनडीएफ या फिर पीएफआई के बारे में कई बातें पहले से ही पता थी और कई ऐसी सीक्रेट्स जो कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज से मिलती थी कि आखिर कैसे पीएफआई का कनेक्शन तालिबान के आईएसआईएस आतंकवादी संगठन से है। और उन्हें ये बात भी पता चलती है कि कैसे भारत की नॉन मुस्लिम गर्ल्स को मुस्लिम में कन्वर्ट कराया जाता है, अफगानिस्तान और तालिबान में भेजा जा रहा है। और जस्ट इसके 3 साल बाद केरला में कैथोलिक बिशप्स काउंसिल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है कि अक्टूबर 2009 तक केरला में 4000 क्रिश्चियन गर्ल्स को ब्रेन वॉश किया गया और नॉन मुस्लिम से मुस्लिम बनाया गया और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराया गया। फिर 29 सितंबर 2009 को पूरे भारत को ये बात पता चलती है कि केरला में ऐसी इलीगल एक्टिविटीज अभी भी हो रही है और केरला हाई कोर्ट में एक ऐसा केस आता है जिसके बाद पहली बार ये चीज पता चलती है कि लव जिहाद और रोमियो जिहाद जैसी कोई चीज होती है। तब केरला पुलिस को ये आदेश दिया जाता है कि वो इस केस के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट पेश करे। शहंशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस बहुत ही लंबा खींचा था। कोच्चि के शहंशाह और सिराजुद्दीन जो कि एक हिंदू लड़की एक क्रिश्चियन लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट कराए हैं। और जब ये कोर्ट केस में चल रही थी तब इन लड़कियों का नाम रिवील नहीं किया गया बल्कि इनके धर्म के नाम से इनको बुलाया जाता था। और इस कहानी की शुरुआत होती है जब शहंशाह एमबीए कॉलेज में पढ़ रहा था। तभी उसी कॉलेज में एक हिंदू लड़की इसकी दोस्त बनती है और फिर वो इस लड़की को अपने माँ से मिलवाने ले जाया करता था। और उस लड़के की माँ उस लड़की को ये बताती थी कि मुस्लिम धर्म के फायदे क्या हैं और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। वो इसलिए ताकि इस्लाम धर्म कबूल कर ले और उन लड़कियों को प्रेशराइज भी किया जाता था। और यही सेम चीज उस क्रिश्चियन लड़की के साथ भी हो रहा था। कई लोग तो ऐसे मिले जो कि उस लड़की का ब्रेन वॉश किया करते थे ताकि वो इस्लाम धर्म कबूल कर ले। ये सभी लोग पीएसआई से कनेक्टेड थे और इन सभी को केरला के मल्लापुरम में ले जाया गया और वहाँ से प्रेशराइज किया जाता था और इनके घर पर कॉल कराया जाता था
कि वो अब इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं और ऐसा ब्रेन वॉश वहाँ के लोग किया करते थे। और वहाँ पर पीएफआई के कुछ लोग थे जो कि इन लड़कियों का ब्रेन वॉश करते थे। इसी तरीके से 2 हफ्ते बीत जाते हैं और लड़की के घर वाले परेशान होकर केस कर देते हैं और इसके बाद उन दोनों लड़कों को पकड़ा जाता है और कई एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं और इस तरह उन पर 377 का मुकदमा चलाया जाता है। और पहली बार केरला के हाई कोर्ट ने ये बताया इस तरीके कई सिमिलर केसेस पिछले 3 सालों में कई बार आ चुके हैं। अब बहुत ही जल्द पीएफआई का असली चेहरा सामने आने वाला था और हुआ कुछ ऐसा। केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में एक न्यू मैन नाम से कॉलेज था जिसमें मलयालम के एक प्रोफेसर रहते थे और एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला था तो पेपर सेट कर रहे थे और उस पेपर में एक ऐसी क्वेश्चन थी जो कि बताया जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान किया गया था। और फिर इसके 3 महीने बाद 4 जुलाई 2010 में न्यू मैन कॉलेज में कुछ लोग घुसते हैं और उस प्रोफेसर को बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं, यहाँ तक कि उनका हाथ भी काट देते हैं। और फिर ये बात केरला के सीएम को पता चलती है और उस समय के सीएम थे वीएस अच्युतानंदन जी। और वीएस अच्युतानंदन जो कि पुलिस को तुरंत एक्शन लेने के लिए कहते हैं और इस तरीके से पीएफआई के कई ऑफिसेस पर रेड किया जाता है जिसमें से बम और गन और कई सारी ऐसी तालिबान की वीडियोज मिली है जिसमें कि ये दिखाया गया कि तालिबान में कैसे सजा दी जाती है और एंटी नेशनल लिटरेचर भी मिले थे और पीएफआई के कुछ इलीगल ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंट्स भी पाए गए थे। और फिर 24 जुलाई 2010 में वीएस अच्युतानंदन फिर वो दिल्ली आते हैं और एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो बातें बताते हैं जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि किस तरीके से पीएफआई को पैसे मिल रहे हैं और आने वाले 2030 तक वो केरला को एक पूरी तरीके से मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। वीएस अच्युतानंदन जो कि किसी राइट विंग पार्टी से नहीं थे, न ही आरएसएस और न ही बीजेपी से, बल्कि मार्क्सिस्ट यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। दोस्तों वापस से 2011 में ओमान चांडी केरला के नए सीएम बनते हैं। यहाँ पर केरला के सीएम तो बदल गए लेकिन पीएफआई अभी तक नहीं बदली और अगस्त 2011 में नासिर और फरजाना को अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो ये बताते हैं कि ये आईएसआईएस के हैंडलर्स हैं जो कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का ब्रेन वॉश करते हैं और उनको मुस्लिम धर्म कबूलवाने को प्रेशराइज करते हैं। और ये दोनों लोग जो कि सत्य सारणी ट्रस्ट के लिए काम करते थे। और इसी तरीके से एक और कहानी है कि केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिश्चियन लड़की सोनिया सबस्टैन जो कि एमबीए की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और फिर उसे एक राशिद अब्दुल्ला नाम का लड़का मिलता है जिसे कि और उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है और वो बार बार प्रेशराइज करता था ताकि वो इस्लाम धर्म को कबूल कर ले। राशिद अब्दुल्ला जो कि आईएसआईएस का एक एक्टिव हैंडलर था और बाकी सारी इंफॉर्मेशन उसको डार्क वेब से मिल जाती थी। और फिर वो क्रिश्चियन लड़की को आईएसआईएस से कांटेक्ट कराता है और जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाता है और फिर सोनिया का नाम बदल कर आयशा कर दिया जाता है। अब्दुल की एक बीवी थी फरहीन यास्मीन नाम की और फिर ये दोनों मिलकर पीस एजुकेशनल फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर 10 ऐसे स्कूल्स बनाते हैं जिसमें कि कई सारे लड़के लड़कियां पढ़ने आया करते थे। और इस स्कूल में जो भी यंग लड़कियां पढ़ने आती थी उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। अगेन वही किया जाता है जो कि उन हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के साथ किया गया था, जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता है। और इस तरीके से उस 10 स्कूलों में 21 लड़कियां और 21 लड़कों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता है। और एक हिंदू लड़की निमिषा जो कि 23 साल की थी, सेंचुरी कॉलेज केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही थी। और ये लड़की राशिद अब्दुल्ला के संपर्क में आती है और अब्दुल्ला इस लड़की की शादी एक क्रिश्चियन लड़के के साथ करवा देता है। और उस क्रिश्चियन लड़के को पहले ही इस्लाम धर्म कबूलवाया गया था जिस लड़के का नाम था पेस्टन, लेकिन अब निमिषा का नाम बदलकर फातिमा कर दिया गया। और एक मैरी नाम की क्रिश्चियन लड़की थी जिसका शादी एक क्रिश्चियन लड़के के साथ कराया गया था और फिर इस लड़की का नाम बदलकर मरियम कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये सब जो राशिद अब्दुल्ला कर रहा था इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी प्लान थी और इसकी सोच काफी आगे जाने वाली थी। और ठीक इसके कुछ साल बाद केरला के सीएम ओमान चांडी केरला असेंबली में एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिस रिपोर्ट में बताते हैं कि 2006 से लेकर 2012 तक केरला में 7,713 लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराया गया है। और पिछले 3 सालों में 2009 से लेकर 12 तक 2,667 लड़कियां थी
थी जिनका उम्र 35 साल से भी कम था, जिसमें से 2195 लड़कियां हिंदू थी और 492 लड़कियां क्रिश्चियन। और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि करीब 2800 से 3200 तक हर साल लड़कियों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कराया जाता है। और इस कन्वर्जन में जितनी भी लड़कियां शामिल है उनको अफगानिस्तान के वार जोन में ISIS के लिए काम करने के भेजा जा रहा है। और इस रिपोर्ट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन राशिद अब्दुल्ला वापस से 2016 में 22 लोगों को राजी कर लेता है ताकि वो इस्लाम धर्म कबूलवा सके। इन 22 लोगों में कुछ लड़कियां और कुछ लड़के थे जिनको की पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, और ISIS के हैंडलर्स जो कि इनका शादी करवा देते थे। और ये लोग ये बताते थे कि आप एक ट्रू इस्लामिक लाइफ जीने के लिए भारत छोड़ रही है, क्योंकि भारत एक काफिरों का देश है, यहाँ के लोग काफिर है और ये लोग शरिया फॉलो नहीं करते हैं। मई 2016 में ये लोग मुंबई एयरपोर्ट से अफगानिस्तान के लिए रवाना होते हैं और अफगानिस्तान में एक ननगढ़ार नाम की जगह है, वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं। और आप ये जो कुछ भी सुन रहे हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है। और इसी तरीके से 2016 में 26 पुरुष, 13 महिलाएं और कुछ बच्चे भी थे जिनको अफगानिस्तान ले जाया गया। केस अपर्णा। और इस तरीके से जुलाई 2016 में एक केस सामने आती है जहां से इस PFI का पोल खुलना शुरू हो चुका था। इंडियन आर्मी में पोस्टेड एक महिला थी मिनी विजयन, और ये केरला के कोर्ट में जाती है और बताती है कि इनकी बेटी को जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया है। इनकी बेटी का नाम था अपर्णा। जब अपर्णा को ट्रेस किया जाता है तो वो सत्य सारणी ट्रस्ट में थी और उनको वापस कोर्ट में लाया जाता है। लेकिन अपर्णा सिर्फ अकेले नहीं थी, बल्कि उनके साथ एक सुमरिया नाम की लड़की भी थी जो कि एक PFI की वर्कर थी। जब कोर्ट अपर्णा से कुछ पूछती है तो अपर्णा का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया गया था कि अपर्णा कहती है कि मैंने अपने मर्जी से इस्लाम धर्म को कबूल किया गया, किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की है। और फिर अपने माँ के साथ घर जाने को मना कर देती है, बिकॉज अपर्णा की शादी एक ऐसे लड़के के साथ कराई गई थी जो कि एक ऑटो ड्राइवर था। इस लड़के का नाम था आशिक, जो कि केरला के मल्लापुरम में रहता था। वैसे ये कन्वर्जन का काम तो बहुत ही चल रहा था, लेकिन तभी एक सबसे बड़ा केस सामने आता है, हादिया मैरिज केस। इस केस में 2 हिंदू लड़कियां थी, अकीरा और अथीरा नाम से, जिनको PFI की वर्कर सहनावा ने ब्रेन वॉश किया था और इस्लाम धर्म कबूल करवाया था। और अथीरा का नाम बदलकर हादिया कर दिया गया। इसकी शादी एक सफीन जहान नाम के लड़के से कराई गई थी, जिसके बाद ये केस बहुत ही पॉपुलर हुआ हादिया मैरिज केस के नाम से। ये केस एक अपने आप में बहुत ही बड़ा केस है। हादिया के पिता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे जो कि कोर्ट में हादिया के मैरिज और कन्वर्जन को चैलेंज करते हैं। जब ये बात PFI को पता चलती है तो वो हादिया को फाइनेंशियल फिजिकल हेल्प पहुंचाते हैं। और PFI के लीडर्स जो कि हादिया से मिला करते थे, और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस केस के पीछे करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और कुछ पैसे कपिल सिब्बल को दिए गए थे, जो कि हमारे देश के सबसे बड़े लॉयर माने जाते हैं। और वो हादिया मैरिज केस जीत जाते हैं। और ये सब होने के बाद इस केस में PFI का नाम सामने आता है। इसलिए मल्लापुरम के सत्य सारणी ट्रस्ट में भारत की कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज रेड करती है, जिसमें एक डॉक्यूमेंट मिलती है। 2016 में करीब 70 हिंदू लड़कियों को इस्लाम धर्म कबूलवाया गया था और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि हादिया मैरिज केस के पीछे PFI और सत्य सारणी ट्रस्ट का पूरा हाथ है। और वापस से 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया 2016 में करीब 6000 लोगों का कन्वर्जन कराया गया था। और ऐसी चीजें हमारे सामने पहली बार आ रही थी, इसलिए सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड थे। और इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड अब्दुल राशिद अब्दुल्ला था। लोगों को इस्लाम धर्म कबूलवाता था, ब्रेन वॉश करता था। और वो लोग जिनको की कन्वर्जन कराया गया था ISIS के लिए अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। अब इंडिया में ये किसी को नहीं पता था कि अब आगे अब्दुल राशिद अब्दुल्ला क्या करने वाला है। और फिर उनके घर वाले केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में चंदेरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं कि अब्दुल्ला और उनकी बीवी हफ्तों से मिसिंग है। और शॉकिंग चीज ये सामने आती है कि पिछले कई दिनों में 14 ऐसे मिसिंग के सिमिलर केस सामने आए। अब पुलिस को डाउट होता है और जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको पता चलता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का कनेक्शन ISIS के साथ है और वो अभी लोग इराक और सीरिया में हैं। अब केरला के पुलिस ने कई ऐसी टीमें बनाई जो कि केरला में एक अलर्ट जारी कर दी और ये लोग अब्दुल राशिद अब्दुल्ला की हिस्ट्री को खंगालने में लग गए। तभी केरला पुलिस को अब्दुल की दूसरी बीवी का पता चलता है। अब्दुल्ला की बीवी को ये पता चल गया कि अब्दुल्ला
को केरला पुलिस खोज रही है और अगस्त 2016 में यास्मीन को IGI मुंबई एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये जो भी लोग थे जो कि कन्वर्जन करा रहे थे, इनकी जीवन चैन से नहीं बीत रही थी। शुरू से अंत तक ये लोग भागते ही रहे। इंडिया में तो अभी ये सब चल रहा था। अफगानिस्तान की अफगान फोर्स ISIS के कैंप्स पर हमला करती है, जिसमें कि अब्दुल राशिद अब्दुल्ला मारा जाता है। और ये बात जैसे ही भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चलती है, वो अफगानिस्तान में पहुंच जाते हैं। और इधर इंडिया में यास्मीन को 7 सालों के लिए जेल हो गया। और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि सोनिया को पाती है, और ये वही सोनिया थी जिसको अब आयशा बना दिया गया था, ये बताती है कि जैसा हमें सपना दिखाया गया था कि ऐसी ऐसी जिंदगी होगी, लग्जरियस लाइफ होगी, उनको उम्मीद नहीं थी कि उनको ऐसी लाइफ मिलने वाली है। इसलिए वो अपना पूरा जीवन अब्दुल राशिद अब्दुल्ला के फैमिली के साथ बिताना चाहती है। और अब निमिषा जो कि फातिमा बन चुकी थी, फातिमा का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया गया था कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो कैसी सिचुएशन में जी रही है। और वो कहती थी कि वो इंडिया वापस तभी आएगी जब उसको इंडिया में जेल में नहीं डाला जाएगा और उसके फैमिली के साथ सेफली रहने दिया जाएगा। तो अब आप यही सोच रहे हो ना कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन क्या था, क्या वो लोग भारत वापस आए या फिर नहीं। कंक्लूजन, तो इंडियन गवर्नमेंट का ये डिसीजन था कि उनको वापस भारत में नहीं लिया जाएगा। वो आज भी अफगानिस्तान के जेलों में सड़ रहे हैं। अभी तक भारत से जितने भी लोग अफगानिस्तान गए थे जो कि ISIS ज्वाइन करना चाहते थे, और इनको पहले इस्लाम धर्म कबूल करवाया जा चुका था, वो लोग जैसा जीवन जीने का एक्सपेक्ट किए थे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन ये लोग जो भारत से ISIS ज्वाइन करने के लिए गए थे, वो आज भी अफगानिस्तान के जेलों में सड़ रहे हैं और भारत में उनको वापस लेने से भी मना कर दिया है। नवंबर 2020 में US ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिस रिपोर्ट का नाम था कंट्रीज रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2020। जिस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि इंडिया में 66 ऐसे लोग हैं जो कि ISIS के फाइटर्स के रूप में इंडिया में एक्टिव है। और ये कितनी शर्म की बात है कि इंडिया के लोग इंडिया का ही विरोध कर रहे हैं और भारत के विरोध में ISIS जैसे आतंकवादी संगठन को ज्वाइन करते हैं और भारत का विरोध करते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। और इसी के 1 साल बाद 2021 में एक और ऐसा सिमिलर केस सामने आता है, सायरो मालाबार चर्च, जो कि एक बहुत ही बड़ी चर्च मानी जाती है। इस चर्च के बिशप्स जो कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक रिपोर्ट देते हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि करीब 21 लड़कियां थी जिनको प्रेशराइज किया गया और इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया और उनको ISIS ज्वाइन करने के लिए भेज दिया गया, लेकिन वो अब लापता है। फिर जनवरी 2022 में NIA एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जो कि बताती है कि अभी भी ISIS के कुछ हैंडलर्स हैं जो कि केरला में एक्टिव घूम रहे हैं, जो कि कन्वर्जन का काम कर रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के को भड़काने का काम करते हैं। और आज ऐसी केस सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड में देखने को मिलती है। जैसा कि यूनाइटेड किंगडम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि UK के कुछ लड़कियों को नशीली चीजें खिलाते हैं और उनके साथ मिसबिहेव करते हैं और इस्लाम धर्म कबूलवाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वो कई बार अपनी कोशिश में सफल भी रहे हैं। और इसी ग्रुप को UK में नाम दिया गया है ग्रूमिंग गैंग। ऐसी चीजें बहुत ही कम लोगों को पता होती है क्योंकि ये न्यूज में नहीं दिखाए जाते और हम लोग इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन ऐसी चीजें जो कि भारत के अलावा पूरी दुनिया में हो रही है, बट इस पर एक फिल्म बनाई गई है द केरला स्टोरी। उस फिल्म को आप देखेंगे तो आप इसके पीछे की बहुत सी सच्चाइयां हैं जो कि जान पाएंगे। द केरला स्टोरी फिल्म की कांग्रेस जैसी पार्टी विरोध कर रही है और कोर्ट में लगातार कई केसेस फाइल की जा रही है, यहाँ तक कि CPIM जो कि खुद इस फिल्म का विरोध कर रही है। हालांकि केरला के CPIM को समझना चाहिए कि केरला के CM BS अच्युतानंदन जो कि खुद एक इंटरव्यू में कहे थे कि आने वाले 2030 तक केरला को एक मुस्लिम स्टेट बनाने का ISIS का बहुत ही बड़ा प्लान है, लेकिन फिर भी ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं और उल्टा इस पर केस ही किए जा रहे हैं। अब आप सोचते होंगे कि सरकार को ये सारी चीजें तो पता है, बट अभी भी ISIS के हैंडलर्स इंडिया में क्यों घूम रहे हैं? सरकार को कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था। पहले इसके बारे में किसी सेपरेट वीडियो में बात की जा सकती है। तो आप लोगों को अवेयर करने की ये छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।